हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अब ये जो तीसरी विधि आई है वज्र गुणन विधि, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम पहले हल करेंगे। ये जो 3 शब्दों पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल, इनका मतलब क्या होता है हमने देखा है। फिर भी जो बच्चे नए हैं मेरे इस लेक्चर पे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए उनके लिए 10 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछला। ठीक है, पहला है अद्वितीय हल। इसमें क्या होता है, देखिए, जिस बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जिस पॉइंट पर दो रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं या काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उसी बिंदु को हम अद्वितीय बिंदु कहते हैं। छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, उसके माध्यम से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये एक्स होता है, इधर एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, और दो रेखाएं जा रही हैं। मान लो एक ये रेखा ऐसे गई और एक ये ऐसे गई, तो इस बिंदु पर ये जो काट रही हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। जिस बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं या काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उसी बिंदु को, इस बिंदु को हम अद्वितीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय बिंदु। और इस स्थिति में जो सिचुएशन होती है वो होती है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो ये तो हो गया अद्वितीय हल। और कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो, इस स्थिति में क्या होता है, जब कोई भी हल ना हो, इस स्थिति में होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे कोई रास्ता होती है, रास्तों के दोनों ओर के किनारे। ठीक है, मान लो ये छोटा सा फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने क्या कहा, दो रेखाएं, मान लो ये एक रास्ता है, क्या है, रास्ता L1 और L2, L1 और L2। इस स्थिति में क्या होता है, जैसे ये मतलब मान लो एक रास्ता है, सड़क है, रोड है, तो रोड के ये दोनों किनारे हैं जो एक दूसरे से कभी न टकराएंगे ना कभी मिलेंगे। तो इस स्थिति में जो सिचुएशन होती है वो होती है A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। इस स्थिति में ये कंडीशन होती है। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए देखेंगे, यहाँ पर अनेक हल की बात हुई है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल की स्थिति क्या होती है, देखिए, छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया समझाने के लिए। और यहाँ पर एक लाइन है, मान लो कोई भी लाइन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ये मान लो कोई लाइन है, ये लाइन है, और लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन, मतलब एक नहीं बहुत सारी लाइनें। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसे संपाती भी बोलते हैं।
तो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इस स्थिति में कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये अनेक हल की स्थिति है, कोई भी हल ना हो उस समय स्थिति है अद्वितीय हल। तो हमको जो वज्र गुणन विधि हल करना है, वज्र गुणन विधि, तो अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। अगर वो कोई भी हल ना हो, अगर ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है तो कुछ नहीं करना है, हमको छोड़ देना है। अगर ये सिचुएशन है तो हमको वज्र गुणन विधि से उसे हल करना है। ये पुराना हम पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए रिवाइज किया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो नए बच्चे मेरा लेक्चर देखते हैं तो उनको कोई डाउट ना हो। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर 0 व 3x माइनस का 9y और माइनस का 2 बराबर 0, जहाँ इनकी हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे a1x b1y c1 से। ठीक है, तो a1 बराबर 1 और b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर माइनस का 3, ये a2 हो जाएगा। a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 9, c2 बराबर माइनस का 2। ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2। अब हम क्या करेंगे? a1/a2 बराबर 1/3 ये आ गया, और b1/b2 माइनस का 3 बटा माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 3 का 9, 1/3। ये जो सिचुएशन है, चलिए c1/c2 देख लेते हैं। ये तो बराबर है नहीं, माइनस का 3 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा, ये आ जाएगा 3/2। इस स्थिति में जो सिचुएशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि a1/a2 1/3, b1/b2 बराबर 1/3 और बराबर नहीं है c1/c2 बराबर 3/2 है ना। तो ये आ जाएगा c1/c2। इस स्थिति में मैंने बोला था एक समांतर रेखा होगी, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। और इस स्थिति को असंगत भी कहते हैं। क्या होगा? असंगत। चलिए हम यहाँ पर असंगत लिख देते हैं। तो वो जो वज्र गुणन विधि है, हमको सिर्फ और सिर्फ वो जो अद्वितीय हल होगा जिसका, उसी का निकालना है। तो इसका तो होगा नहीं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 2x प्लस का y बराबर में 5, 3x प्लस का 2y और बराबर में 8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहे हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1/a2 बराबर कितना आएगा? a1/a2 बराबर आएगा 2/3 और b1/b2 में 1/2, b1/b2 में आएगा 1/2। तो यहीं से समझ में आ गया क्या? a1/a2 बराबर नहीं है किसकी? b1/b2 की, क्योंकि a1/a2 है 2/3, b1/b2 है 1/2। या इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा? संगत। तो अद्वितीय हल में हमको क्या करना है? चलिए लिख देते हैं, अद्वितीय हल होगा। अब इस स्थिति में क्वेश्चन ने हमको क्या कहा था? हमको क्या करना है? वज्र गुणन विधि। तो चलिए उसको देखते हैं। ये जो समीकरण है इनको हम इधर लिख रहे हैं, देखना साइड में। दो एक्स
प्लस का y, 5 को हम इधर उठा के लाएंगे माइनस का 5 बराबर में 0। और ये जो है 3x प्लस का 2y, 8 को इधर लाएंगे माइनस का 8 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, वज्र गुणन विधि कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। इधर हम लिखेंगे, ब्लैक पेन मेरा ख़त्म हो गया है, मेरे पास दूसरा ब्लैक पेन भी नहीं है, तो ब्लू पेन से काम चला लेते हैं आज। वज्र गुणन विधि, ये क्वेश्चन दूसरा है बेटा, ठीक है, इतना याद रखना। इसमें मिक्स मत कर देना। ये जो हम कर रहे हैं ये सेकंड पार्ट का है। चलिए इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स लिखो, यहाँ पर लिखना y, यहाँ पर लिखो 1। तो x के गुणांक क्या क्या हैं, 2 और 3, लिख दो 2 नीचे 3। y के गुणांक 1 और 2, लिख दो 1 और 2। और 1 का मतलब C1 C2, माइनस का 5 माइनस का 8, मतलब जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी ना हो या कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट में कांस्टेंट लिख दो। एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो। समझ में आई बात। अब इधर लिखो x, अब इधर लिखो y बराबर करके, और इधर लिखो 1 ऐसे। जब हम x का लिखेंगे तो x का ऐसे करके हम बंद कर लेंगे, उंगली से बंद कर लो, आप पेन से बंद कर लो, पेन से ऐसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जब हम x का लिखेंगे तो x का बंद करेंगे। और वज्र गुणन विधि का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस गुणा करेंगे। जब हम x का निकालेंगे तो हम x को ऐसे करके बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद क्या करेंगे, तेरह गुणा कर देंगे ऐसे, माइनस का 8, देखिए हमने इनको बंद कर दिया, गुणा करेंगे, इधर जाएगा माइनस का 8 माइनस, और माइनस का 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा। और बराबर में जब हम y का लिखेंगे तो y को बंद करेंगे, ऐसे हम y को बंद करेंगे, y को बंद करेंगे ऐसे। y को जब हमने ऐसे बंद कर लिया तो तेरह गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको हमने हटा दिया बीच वाले को, ये आएगा माइनस का 5 3 15। चलिए लिख लेते हैं, माइनस का 15, माइनस बीच में फिर से लगेगा, माइनस का 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा। और इसमें हमने 1 लिखा तो हम 1 को ऐसे छुपाएंगे, 1 को ऐसे छुपाने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करके छुपा लेंगे, ठीक है। छुपाने के बाद आएगा ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और माइनस का 3 1 का 3, 4 माइनस का 3 आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। x का हमने लिखा, हमने इसको ऐसे ढक लिया हाथ से, पेन से, कैसे भी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, माइनस का 8, फिर माइनस लगाएंगे माइनस का 10, क्योंकि ये माइनस लगा है, लिख दिया हमने। फिर हमने y का लिखा, y पे ऐसे हमने रखा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस का 5 3 15, माइनस माइनस का 8 दूनी 16, फिर एक हमने कांस्टेंट था इसको हमने छुपा लिया, 2 दूनी 4, माइनस का 3, ये हो गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। x और बटा में कितना आ जाएगा, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 बराबर y बटा माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16 बराबर 1/4, और माइनस का 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। ये आएगा x बटा 2 बराबर y बटा आ जाएगा 1 घटाने पर, और 1/1। एक बार हम इसको इसके बराबर लिखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे x बटा 2 बराबर 1/1 इसके बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो होता है। तो x बराबर 2 ऊपर चला गया, x बराबर आ गया 2। अब एक बार इसको ले लेते हैं तो ये आ जाएगा y बटा 1 बराबर 1/1। तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि 1 1 है ना। तो जो y का हमारा मान होगा वो हो जाएगा y बराबर
1। y का मान हमारा 1 आ गया और x का मान हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट कर लेना, आगे पीछे करके देख लेना, दोबारा आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए सेकंड पार्ट हो गया, तो आप देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर का 0, 6x माइनस का 10y और माइनस का 40 बराबर का 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अगर 20 40 इधर हैं तो उनको हमने इधर लेके मतलब लिख दिया, और उधर थे तो प्लस में थे, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। नाउ हम क्या करते थे, a1 अपान a2 b1 अपान b2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलिए लिखिए, a1 अपान a2 बराबर 3/6 बराबर 1/2, और b1 अपान b2 बराबर माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये आएगा 1/2। c1 अपान c2 बराबर आएगा माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस माइनस कट जाएगा और ये आएगा 20 दूनी 40, 1/2। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये क्या है, ये है हमारा असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1, 3x माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर में 0। आप लोग समझदार हैं, है ना। 7 और 15 अगर बुक में इधर है तो मैंने उठा के इनको इधर कर दिया, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, घबराइएगा मत, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। a1 अपान a2 बराबर 1/3 और b1 अपान b2 बराबर माइनस का 3 बटा माइनस का 3, माइनस का 3 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आया 1। तो इस स्थिति में क्या आया, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। तो ये तो अद्वितीय हल हो गया, जिसे हम संगत कहते हैं। संगत होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल होने के बाद वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है। तो सेम अप्लाई करेंगे वज्र गुणन विधि। मैंने क्या बताया था, x और y और 1 लिखेंगे। यहाँ पर आ गया x y 1, x के नीचे x के गुणांक लिखेंगे, y के नीचे y के गुणांक लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट के गुणांक लिखेंगे। 1 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 15, ये हमने लिख ली। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, x बराबर y बराबर 1 बटे में। हमको x का लिखना है तो हम x को बंद करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस क्या होगा, माइनस का ये है, माइनस का 3 है, माइनस का 15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। चलिए 45 बीच में लगाया माइनस, 7 3 का 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आया y को हमने ऐसे करके पेन रख के हमने देख लिया, ऐसे बंद हो गया। और बंद होने के बाद देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 और 3, 7 3 के 21, तो ये हो जाएगा माइनस के 21, माइनस लगाया और आएगा माइनस का 15 और 1 का गुणा करेंगे
तो माइनस का 15। एक है कांस्टेंट है, हमने इसको ऐसे बंद कर लिया। बंद करने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस लगाया और 3 3 का 9, तो ये भी माइनस का होगा, तो ब्रैकेट लगा के हमने इसको ऐसे लिख दिया। x बटा हम घटाएंगे, 5 में 1 गया 4 और 4 में 2 गया 2 बराबर y बटा ये हो जाएगा माइनस का 21 और प्लस का 15। 21 माइनस का और प्लस का 15 माइनस करेंगे कितने आएंगे 6। 15 से 20 5 और 1 21 माइनस में आएंगे माइनस का 6 बराबर 1 बटा माइनस का 3 और प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 6, 3 घट जाएंगे। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे। चलिए पहले x बराबर x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 के कर देते हैं। तो ये आएगा x बराबर, इसको ऊपर भेज दो, x बराबर 24 बटा में 6, तो x बराबर आ जाएगा 4, 6 चौको 24। अब एक बार इसको रख दो, एक बार इसको रखेंगे, देखिए y बटा माइनस का 6 बराबर 1 बटा 6, इसको ऊपर भेज दो तो y बराबर माइनस का 6 बटा 6, तो 6 6 कट जाएंगे और y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वज्र गुणन विधि समझ आई हो। कुछ नहीं करना है, छुपाना है और मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें 2 पार्ट हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमको क्या बताना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये कंडीशन तो आपको पता ही होगी। अनेक हल होने के लिए कौन सी सिचुएशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो पहले तो हम इनको देखते हैं कि हम इनको कैसे लिखें। देखिए पहले 7 को इधर ले आओ और इसको भी इधर ले आओ। देखिए 2x प्लस का 3y, 7 को हमने इधर रखा माइनस का 7 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा a माइनस का b x प्लस का a प्लस का b y, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस का b माइनस का 2। ये मतलब इनको हमने एक साथ लिख दिया इधर साइड में। इधर तो इधर प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे इधर साइड में प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों पार्ट इसके इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या मतलब होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो a1 और a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो a1 a2 की वैल्यू इधर देख लीजिए, x के जो गुणांक हैं, x ये है x ये है, तो मतलब a1 ये है a2 ये है। तो इस समीकरण से आएगा a1 बराबर में 2, इससे आएगा a2 बराबर में a माइनस का b, a1 a2 और b1 इधर से आएगा 3, b1 आएगा इधर से 3 और b2 आएगा मतलब y का गुणांक, तो b2 आएगा a और प्लस का b, ये आ गया। c1 बराबर आएगा इधर माइनस का 7 और c2 आएगा इधर माइनस का 3a प्लस का b और माइनस का 2।
C1 और C2। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमने वैल्यू लिखी है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की, इनको हम इसमें रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसकी जो कंडीशन होती है उसी में तो रखेंगे। तो A1 बराबर 2 है तो A1 बराबर 2 लिख दो। A2 बराबर है A माइनस का B, तो A2 बराबर लिख दो A और माइनस का B, बराबर का चिन्ह है, बराबर का लगा दिया। B1 बराबर 3 है, B1 बराबर 3, और B2 बराबर है A प्लस का B, तो हो गया A प्लस का B, बराबर का चिन्ह लगाओ। C1 है हमारा माइनस का 7 और C2 है हमारा माइनस का 3A प्लस का B माइनस का 2। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रख लो चाहे इसके बराबर रख लो, किसी के भी बराबर रख लो, क्योंकि एक अकेला तो हल नहीं हो सकता जब तक दो नहीं होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक नहीं होगा। चलिए हम इसको इसके बराबर रख लेते हैं। हमने मान लो इसको इसके बराबर रखा और इसको हमने इसके बराबर रखा। 2/A माइनस का B और बराबर में क्या हमने लिया 3/A प्लस का B, ये हमने ले लिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा। इधर जाएगा 2A मतलब 2A प्लस का 2B, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बराबर में 3A माइनस का 3B, ये हो जाएगा। ये होने के बाद क्या करेंगे, ये जो B वाले हैं उनको इधर ले आओ और A वाले उनको उधर ले जाओ। 2B, ये 3B है, माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 3B, 2B प्लस का 3B, ये हो जाएगा। और इधर है 3A और 2A, इधर जाएगा, उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 3A माइनस का 2A हो गया। अब इनको हल करेंगे, 3 2 5, 5B बराबर में केवल A बचेगा। ये समीकरण इसको दे दो समीकरण नंबर 1, सॉरी A, क्योंकि 1 2 तो वो हैं, तो हमने इसको दे दिया A। अब पुनः अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कॉपी को। तो ये हो गया हमारा 3/A प्लस का B और बराबर का चिन्ह लगाया, ये हो गया 7/3A प्लस का B और माइनस का 2, ये हो गया। अब इसमें भी सेम करना है, क्या वही घिसा पिटा क्रॉस मल्टीप्लाई, घिसा पिटा नहीं है, ये अभी आपके लिए नया है ना, तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 3 का 9A प्लस का 3B माइनस का 3 दूना 6 बराबर में 7A प्लस का 7B, ये हो गया। अब सबको एक तरफ इधर ले आओ, 9A माइनस का 7A, इसको इधर ले आए। अब ये है 3B, इसको इधर ले आए माइनस का 7B। अब ये जो 6 है इसको हमने उठा के इधर रख दिया, तो इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया। तो 9A 7A कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो 2A आएगा, 2A और 7B माइनस का है, 3B प्लस का है, घटाएंगे तो आएगा 4 3 7 माइनस का 4B और ये इधर आ जाएगा 6। इसमें चाहो तो आप 2 कॉमन ले लो, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर नीचे जगह नहीं है, इधर साइड में देख लेते हैं। इसमें हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या आएगा A माइनस का 2B, ये आ गया बराबर 6। A माइनस का 2B बराबर 6, 2 जाएगा बटे में, तो A माइनस का 2B बराबर 2 3 6, ये हो गया समीकरण नंबर, इसको डाल दो B डालने के बाद हम क्या करेंगे, A का मान समीकरण B में रखने पर, क्योंकि A बराबर 5B है, तो क्या करेंगे A का मान स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि इसका मान रखेंगे ना, A का मान समीकरण B में रखने पर, समीकरण B में रखेंगे तो समीकरण ये है हमारी A माइनस का 2B बराबर का 3, पहले इसको हमने लिख लिया। अब A बराबर 5B है, इधर लिखिए 5B, A की जगह माइनस का 2B बराबर का 3, घटाएंगे ये आएगा 3 2 5, 3B बराबर का 3, B बराबर 3/3, मतलब B का मान आया 1, B बराबर आ गया
1। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो। चलिए मैं 1 में रख देती हूँ। b बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी यहाँ पर स्मॉल b होना चाहिए क्योंकि हमने स्मॉल b का मान निकाला है। तो यहाँ पर आएगा 5b बराबर का a, और b का मान 1 है। 5 गुणा 1 बराबर का a, तो a का मान आ जाएगा हमारा 5। a का मान आया 5, b का मान आया हमारा 1। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कहाँ, क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करिए दोबारा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। और एग्ज़ाम तक हर हाल में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि रोज़ एक वीडियो अपलोड करूं। बस किसी कारणवश नहीं अपलोड हो पाता क्योंकि गांव में ज़्यादा लाइट नहीं आती और मैं गांव में रहती हूं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। और गांव में शोर शराबे भी बहुत होता है क्योंकि यहाँ देखिए सब जानवर वगैरह भी होते हैं, इसलिए यहाँ लाइट भी कम आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी वजह से वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पाता। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। चलिए हल करते हैं। अब किस लिए हल करना है, कोई युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, इसकी सिचुएशन अपन लोग देखेंगे, इसके बाद हल करेंगे। इसको पहले इधर ले आए। देखिए 3x प्लस का y, एक को हम उठा के इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा बराबर का 0, समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस का 1 x प्लस का k माइनस का 1 y, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब वही करेंगे, a1 a2 b1 b2 के मान निकाल लेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 बराबर है 3, तो a2 बराबर है हमारा 2k माइनस का 1, और b1 बराबर है हमारा 1, तो b2 बराबर है हमारा k माइनस का 1, c1 बराबर है माइनस का 1, c2 बराबर है माइनस का 2k प्लस का 1। ये हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई हल नहीं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है प्रश्नानुसार, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, तो इसमें क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इस स्थिति को कहते हैं कोई हल नहीं। तो a1 हो जाएगा हमारा 3, a2 हो जाएगा हमारा 2k माइनस का 1 बराबर b1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा k माइनस का 1 बराबर नहीं है, c1 हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, कटने के बाद प्लस का हो जाएगा। ये तो बराबर है नहीं, चलिए इसको ले लेते हैं। 3/2k माइनस का 1 बराबर का 1/k माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, ये आएगा 3k माइनस का 3 बराबर का 2k माइनस का 1, 3k, सॉरी दिख नहीं रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3k माइनस का 2k, इसको उठा के इधर रख दिया, 3 को उधर ले गए, माइनस का 1 प्लस का 3, ये हो जाएगा k और बराबर हो जाएगा, घटेगा k बराबर आ जाएगा 2। समीकरण 2 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और ये दोनों क्वेश्चन आते ही हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें क्या है ना, उसमें जो स्थिति है मतलब वज्र गुणन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, यही दोनों लगाने हैं।
तो आप लोग लगा लेना। और इजी है इसलिए मैं नहीं बता रही, अगर हर एक क्वेश्चन बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं, 4 के जो 5 पार्ट हैं बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, मतलब बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जो एक भाग है वो नियत है, मतलब आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हो, इलाहाबाद कानपुर कहीं गए, आपने एक कमरा ले लिया किराए का, उसका अगर भाड़ा 2,000 है, 3,000 है, तो आपको हर महीना 2,000 आपको किराया देना ही है हर हाल में। उसी को कहते हैं नियत किराया। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब समझ में आया? आप मान लो हॉस्टल में गए, तो हॉस्टल का इतना पैसा अगर आपको देना है तो देना ही पड़ेगा, उसी को नियत बोलते हैं। नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, उसे 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए उसे 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो नियत व्यय होता है, जो आप कमरे का किराया देते हो, भाड़ा वगैरह देते हो, वो हो गया आपका नियत व्यय। बाकी जो आप खाते हो, जितना खाओगे, जिस अनुसार खाओगे, जितना खर्च करोगे, वो हो जाता है आपका प्रतिदिन का खर्च। तो वही निकालना है, नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है, वही निकालना है। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इंटर के बाद, पता है, जब आप बाहर जाओगे, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, जब आप जाओगे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नियत भाड़ा मतलब कैसे वहाँ सब एडजस्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। माना छात्रावास का नियत किराया बराबर 100 रुपये। चलो हमने मान लिया नियत कितना है, 100 रुपये। हमको पता नहीं है, हमको निकालना है। तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपये। यहाँ शोर शराबा बहुत होता है, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता, यहाँ जल्दी से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। चलो मान लिया। प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पर वीडियो बनाने में कभी कॉपी में चीटा आ जाएगा, तो कभी मक्खी आ जाएगी, तो कभी चींटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ आता रहता है। ये देखिए अब ये वहाँ से चले आ रहे हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, 20 दिन के लिए। एक तो उसका किराया नियत है, चलिए 20 दिन के लिए। प्रथम तो उसका देखिए जो मासिक छात्रावास का मासिक व्यय है, उसका एक भाग नियत है, तो नियत हमने मान लिया 100। और लास्ट में क्या कह रहा है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, तो उसका 1,000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छात्रावास का जो एक भाग है, जो एक किराया है, रेंट है आपका, वो आपका हमने नियत किराया हमने 100 मान लिया। एक तो हो गया 100, बीच में लगाया प्लस। फिर बाद में क्या कह रहा है कि 20 दिन, तो 20 का गुणा होगा y के साथ, क्योंकि 100 तो हमने नियत मान रखा है। और प्रतिदिन का या मतलब प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, जो प्रतिदिन का मतलब 20 दिनों पे आ गए हम, तो ये इसका गुणा 20 का गुणा हमारा y से होगा, x से नहीं होगा, क्योंकि x जो हमने माना है यहाँ पर एक नियत किराया है, वो फिक्स है, उस पर कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है। तो 20 का गुणा y के साथ होगा, और बराबर में कितने देने पड़ते हैं उसको, 1,000। तो हमने लिख लिया 1,000। समीकरण 100 हो गया, 1,000। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण 1 हमारी बन गई। अब द्वितीय शर्तानुसार,
द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या होता है, देखिए 26 दिन के लिए, जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन के लिए, अब कितने दिनों की बात हो रही है, 26 दिन की बात हो रही है। तो 26 दिन, 26 का जो गुणा होगा y के साथ होगा, x के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x एक नियत किराया है, वो एक फिक्स है। 26 दिन के लिए कितने देता है, 1180। तो यहाँ पर आएगा x प्लस का 26y और बराबर में कितना आ जाएगा, 1180। ये समीकरण हमारी बन जाएगी 2। अब हम लिखेंगे इधर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखिए x प्लस का 20y बराबर में 1000। दूसरी है हमारी x और प्लस का 26y और बराबर में 1180 रुपये। अब हम क्या करें, अगर हमको x हटाना है सेम चिन्ह पर, हम क्या करते हैं, घटाने पर, तभी तो सेम चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, घट के आएगा माइनस का 6y क्योंकि 26 बड़ा है, माइनस का 1080, 1180 मतलब आएगा 180, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आएगा 180 बटे में 6, 6 का 18, तो y बराबर आ गया हमारा 30, y बराबर आ गया 30। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। चलिए y का मान हम रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस का 20y बराबर में 1000। तो x प्लस का 20 गुणे 30 बराबर में 1000। इधर देख लीजिए, उधर नीचे जगह नहीं है, तो ये आ जाएगा x प्लस का 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा, x प्लस 3 दूनी 6, 2 0, 600 बराबर में 1000। x बराबर 1000 माइनस का 600, तो x बराबर आ गया 400। नियत किराया कितना है, मान छात्रावास का नियत किराया मतलब उसके हॉस्टल का या कमरे का किराया 400 रुपये है, और उसका जो भोजन का है प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया उसका है 30 रुपये। चलिए लिख देते हैं, नियत किराया कितना है हमारा 40 रुपये, और जो प्रतिदिन का है, प्रतिदिन का है तो प्रतिदिन का कितना है यहाँ पर 30 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमारी क्या होती है, भिन्न का मतलब होता है, ये भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है अंश और बटा में क्या होता है हर। चलिए अंश को हमने मान लिया x और हर को हमने मान लिया y, तो ये हो गया हमारा x/y। ठीक है, x/y हमारी हो गई भिन्न। अब हम प्रथम शर्तानुसार की बात करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ना। और देखिए, जब भी आप वीडियो देखिए तो एक नोट मतलब एक रफ रजिस्टर और एक पेन लेके बैठिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता। तो ये तो हो गया अंश, तो अंश में हम 1 घटाएंगे, x माइनस का 1 और बटा y, और 1/3 हो जाती है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ऐसे, 3x माइनस का 3 और बराबर में y। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y और बराबर में 3 को हमने उठा के उधर फेंक दिया। समीकरण नंबर 1। अब आएगा हमारा इधर द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। चलिए अब हर में जोड़ देते हैं, x/y प्लस का 8, क्योंकि हर तो हमारा 8 है,
सॉरी y है, हर तो हमारा y है, y में हमने 8 जोड़ दिया और कितनी हो जाती है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x बराबर का y प्लस का 8, 4x माइनस का y और बराबर का 8। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखिए 3x माइनस का y बराबर का 3, 3x माइनस का y और बराबर का 3। ये समीकरण 1 हमने लिख दिया। समीकरण 2 लिखिए 4x माइनस का y बराबर का 8। जो चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पर क्या करते हैं, घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस, ये तो कट गया, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 4x और 3x घट के आएगा माइनस का x, बराबर आ जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस से कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस का y बराबर का 3, तो 3 गुणा 5 माइनस का y बराबर का 3, 5 ते 15 माइनस का y बराबर का 3, माइनस का y बराबर 3 माइनस का 15, माइनस का y बराबर, इसको घटा देते हैं, कितना आएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 12। जो हमारी भिन्न है, भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न क्या है x बटा y, तो x का मान आया हमारा 5 और y का मान आया 12। आंसर होगा हमारा 5/12, वो भिन्न होगी हमारी 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे उसने बोला हमने कर दिया। उसने क्या बोला, सबसे पहले वह एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 हमने अंश में घटा दिया और बराबर में 1/3 करके ये समीकरण आ गई। समीकरण नंबर 2 हमारी कैसे बनी, वह 1/4 हो जाती, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हर में 8 जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद बराबर में हमने लिख दिया 1/4 और समीकरण आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं किया, हल किया, x और y का मान हमने निकाल लिया और भिन्न में हमने रख दिया, भिन्न होगी हमारी 5/12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंश, यहाँ पर अंक होगा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता टेस्ट में कितने प्रश्न थे। चलो मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक आधे अक्षर, कोई बात नहीं है, मिला लेना, वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। मान लो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, क्योंकि जो समीकरण बनेगी माइनस में बनेगी। मान लो आपने एक क्वेश्चन आपने सही करा, ये क्वेश्चन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको उसमें 2 नंबर मिले, ठीक है। फिर आपने 2 क्वेश्चन सही करें, 2 में क्या होगा, 2 गुणा 2 बराबर कितने, 4 अंक होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें सही करा है तो 4 अंक हो गए आपके। अब मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत किया, तो इसमें कितने नंबर कट रहे हैं आपके, मान लो 2 नंबर कट रहे हैं। मान लो आपने 3 क्वेश्चन गलत करे तो क्या होगा, 3 गुणा 2 बराबर 6, कितने क्वेश्चन कितने नंबर कटेंगे आपके, 6। तो इसमें क्या हो रहा था, जब आप क्वेश्चन हल कर रहे थे, मतलब जब आप सही क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि नंबर जुड़ रहे थे, तो जुड़ने में प्लस का चिन्ह लगेगा, भाई नंबर जुड़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नंबर घट रहे हैं, घटने में माइनस लगेगा। बस यही समझाना है कि जहाँ मतलब जो समीकरण बनाएंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा। चलिए इधर देखते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या। अभी हमको प्रश्नों की संख्या भी नहीं पता है, माना हमको सब कुछ निकालना है। माना सही
प्रश्नों की संख्या माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या तथा गलत प्रश्नों की संख्या गलत संख्यों की प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्न हमारे क्या होंगे भाई, हमको कुल प्रश्न भी तो निकालना है कि प्रश्न कितने थे और कितने सही थे कितने गलत थे। कुल प्रश्न कब होगा, जब x प्लस वाई करेंगे। कुल प्रश्न कब होगा, जब x प्लस वाई करेंगे, क्योंकि सही प्रश्न और गलत प्रश्न उनको दोनों को मिलाने के बाद ही तो कुल प्रश्न बनेंगे। तो कुल प्रश्न होगा हमारा x प्लस का वाई। तो प्रथम शर्तानुसार हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चलिए प्रश्नानुसार लिख देते हैं या प्रथम शर्तानुसार। क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ पर x का गुणा 3 के साथ होगा, शुद्ध मतलब सही प्रश्नों का हमने x लिया है तो 3x और माइनस का, क्योंकि कटौती हुई तो माइनस लगेगा, 3x माइनस, और y में कितने अंक की कटौती हुई 1, तो 1 का गुणा y में करेंगे तो y ही रहेगा, कोई चेंजमेंट होगा नहीं। 3x माइनस का y और बराबर में उसने कितने अंक अर्जित किए 40 हमने लिख दिया। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, एक तो घर के बगल में शोर शराबा बहुत होता है। देखिए 4 अंक मिलते हैं, कब, सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो 4 का गुणा x के साथ होगा और 2 का गुणा y के साथ होगा, तब कितने अंक मिलते हैं उससे 50। समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब इसमें 2 कॉमन है, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2x माइनस का y और बराबर में इधर हो जाएगा 50। 2x माइनस का y बराबर में 50 बटा में 2, तो 2x माइनस का y बराबर 25। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से चलिए इनको लिखते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस का y बराबर में 40, ये है 2x माइनस का y बराबर में 25। ये समीकरण हो गई हमारी दोनों। 3x माइनस का y बराबर 40, 2x माइनस का y बराबर 25। घटाने पर, क्योंकि सेम चिन्ह है तो सेम चिन्हों पर क्या करते हैं, घटाने पर माइनस 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 प्लस माइनस, ये तो कट गया, ये आएगा x बराबर, इसको हमने घटाया आया 15, तो x बराबर आया हमारा कितना 15। तो क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं, x का मान समीकरण किसी में भी रख दो। चलिए 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हमने रखा 2x माइनस का y और बराबर में 25। 2 गुणे x का मान 15, 15 माइनस का y बराबर में 25। 15 दूनी 30 माइनस का y बराबर का 25, माइनस का y बराबर का 25 माइनस का 30, माइनस का y बराबर माइनस का 5, y बराबर आएगा 5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 5। अब हमको क्या निकालना है, कुल प्रश्न तो हमको पता नहीं। कुल प्रश्न x प्लस का y, जब x और y को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, x का मान है हमारा 15, ये आपको दिख रहा है, y का मान है 5, 15 प्लस का 5 बराबर में आ गया 20। कितने क्वेश्चन थे हमारे पास टोटल, क्वेश्चन टोटल 20 थे और उसने सही कितने करे, x का मान सही मतलब सही उसने 15 करे और गलत कितने करे, गलत उसने 5 करे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ बनाएंगे, देखिए फिगर बनाएंगे। एक ये हमने लिया ए, ये कार ए है, ये कार बी है। यहाँ से मान लो इसको हमने मान लिया ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। इसको हमने मान लिया ये वाई किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर है। मान लो ये एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो कुछ समय पश्चात ही एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है। और दूसरी शर्तानुसार ये क्या कह रहा है कि जब ये सेम साइड पे चलती हैं, कितने सेम, देखिए एक हमने एक और ग्राफ बनाया। ये कार ए है हमारी, ये कार हमारी बी है। बी होने के बाद इनकी जो दूरियां हैं 100 है, 100 किलोमीटर एक दूसरे की तरफ चलती हैं। मतलब सॉरी, ये तो मैंने बना रखा था, ऐसे होगा, ऐसे एक ही साइड में जब दोनों चलती हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगी। तो मोटा सा दिमाग लगाइए, जब 100 किलोमीटर का अंतर है तो 100 किलोमीटर का मतलब कितना अंतर है दोनों के बीच में। जब एक ही टाइम पे एक ही साइड जब दो गाड़ी चलेंगी, बीच में उनका जो अंतर है 100 किलोमीटर है, तो सिंपल सी बात है कि इनका जो अंतर होगा 100 किलोमीटर होगा। तो चलिए देखते हैं इधर। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार कार ए की दूरी कितनी, 5 घंटे में। कार, मेरे यहाँ शोर शराबा बहुत होता, कार ए की दूरी, मेरे घर में नहीं होता, बगल वाले घर में होता है। कार ए की दूरी 5 घंटे में, बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है, फिर भी इतने ज़्यादा शोर शराबा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी बोल के वीडियो बनाना पड़ता है। दूरी बराबर क्या होता है, समय और गुणे में चाल, समय गुणे में चाल। तो समय कितना है 5, 5 और गुणे में चाल कितनी है हमारी x, x किलोमीटर हमने लिख दिया x। तो कितना हो गया ये 5 और x। कार बी द्वारा 5 घंटे में, कार बी द्वारा 5 घंटे में, 5 घंटे में, तो वो भी होगा हमारा 5 बी द्वारा है तो y हो जाएगा यहाँ पर 5y, ये हो गया 5y। ए द्वारा था तो x हो गया, बी द्वारा है तो y हो गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 5x माइनस का 5y बराबर अंतर कितना है 100। 5x माइनस का 5y बराबर अंतर है 100। 100 हो गया, 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आएगा x माइनस का y और बराबर में 100। 5 से हमारा कट जाएगा 100, तो ये आएगा x माइनस का y और बराबर में आ जाएगा 20। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण हमारा बन गया। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 घंटे में। द्वितीय शर्तानुसार कितने घंटे की बात कर रहा है, जब कार एक ही दिशा में हो। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, जब कार एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो 1 घंटे में कार ए की दूरी, 1 घंटे में कार ए की दूरी, घंटा तो हो गया 1 और गुणे में हो गया x, तो ये क्या हो गया x हो गया, x ही तो आएगा। 1 का गुणा जब x में करेंगे तो x आएगा। और समय कितना है हमारा 1 घंटा, और दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। समय 1 है, चाल x है, क्योंकि हमने कार a ली है यहाँ पर। अब होगा 1 घंटे में कार b की दूरी, तो अब x की जगह y आ जाएगा, क्योंकि कार b हमारी जो है वो y किलोमीटर प्रति आवर चलती है, तो इसको हम ले लिए y। y में जब 1 का गुणा करेंगे तो y ही आएगा। अब अगर कुल दूरी की बात करें
कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 100। कुल दूरी, इसकी कुल दूरी, एक समीकरण इससे बन जाएगा। कुल दूरी क्या आएगा हमारा x प्लस का वाई और बराबर में 100। ये समीकरण, एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। वो समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है हमारी x माइनस को y बराबर में 20 और दूसरी है x प्लस को y बराबर 100 था, 1000 हो गया 100। जोड़ दो, चिन्ह अपोजिट है, जोड़ने पर ये हो जाएगा x हो जाएगा 2x बराबर में 100 और 20 120 और x बराबर 2 इसके नीचे जाके कटेगा, 2 छक्का 12, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। चलिए 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x माइनस का y बराबर का 20। आप लिख देना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हो गया 60 माइनस का y बराबर में 20, माइनस का y बराबर 20 माइनस का 60, माइनस का y बराबर माइनस का 40, y बराबर हो जाएगा 40, माइनस माइनस जाएगा कट, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर आया 60 किलोमीटर, कार ए द्वारा आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कार बी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो पहले तो जो नॉर्मल आयत होता है उसको लिखते हैं। आयत तो आप लोग जानते हो, मान लो ये हमारा आयत है, इसकी जो लंबाई है वो है x और इसकी जो चौड़ाई है वो है y। जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आपको आता ही होगा। तो लंबाई है हमारी यहाँ पर x गुणे चौड़ाई है हमारी यहाँ पर y, तो ये हो गया हमारा x और y। चलिए हमने इसको a मान लिया, समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया। अब हम चलेंगे प्रथम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए या चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो पहले एक दूसरा नया फिर से आयत बनाएंगे और जो कह रहा है वो लिखेंगे। छोटा छोटा सा मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी कॉपी में ज़्यादा जगह नहीं है, पन्ना छोटा सा है। क्या कह रहा है, उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई x है, इसमें माइनस कर दो तो 5 इकाई घट जाएगी। इसमें हमने कर दिया x माइनस का 5। और क्या कह रहा है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई मतलब कि चौड़ाई ये हो गई तो इसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो ये हो गया y प्लस का 3। जो नया क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, नया क्षेत्रफल होगा। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल x गुणा y निकाला था, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा, x माइनस का 5 गुणे में ये y है, y और प्लस का 3, ये हो गया। इनका गुणा करो, चलो x y और प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस का 15 हो जाएगा। अब फिर से प्रश्नानुसार हम चलेंगे, जो दोबारा वो कहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कटने वटने वाला तो है नहीं। प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, अब हम क्या करेंगे, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, ये तो दूसरी शर्तानुसार हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्षेत्रफल है
ये जो हमारा क्षेत्रफल है एक्स वाई, ये एक्स वाई में ये हमारा बड़ा है, इसमें ये बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने 5 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम इसको घटाएंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 9 वर्ग इकाई, मतलब कि 9। तो यहाँ पर हमारा एक समीकरण बन जाएगा एक्स वाई, और ये एक्स वाई हो गया, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये एक्स वाई और प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 और बराबर में 9 वर्ग इकाई 9 हो जाएगा। ऐसा हमने कैसे लिखा, देखिए ये जो आयत का क्षेत्रफल है इसमें हमने नए वाले क्षेत्रफल को क्या किया, घटा दिया। घटाने पर एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो चिन्ह से, माइनस का एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 5 है, प्लस का 5y और प्लस का 15 बराबर का 9। ये हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 5y और बराबर में 9 माइनस का 15, इसको हमने उधर रख दिया। ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 5y, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 1 हमने इसको डाल दिया। अब द्वितीय शर्तानुसार, जब आप पढ़ा करिए तो आप बुक लेके बैठा करो ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। जब मैं बार बार पढ़ती हूँ, द्वितीय शर्तानुसार वो क्या कह रहा है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो, चलिए ये आयत हो गया, ये आयत हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर इसने क्या कहा, लंबाई को 3 इकाई, तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 और चौड़ाई हो जाएगी y प्लस का 2 इकाई। ये हो गया। अब जो नया क्षेत्रफल होगा हमारा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ जो आपको डाउट ना हो। x प्लस का 3 y प्लस का 2, ये हो जाएगा, इसका गुणा करो एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6, ये हो जाएगा। एक चीज़ मैं समझा दूँ, आप लोग मतलब बच्चे लोग डाउट हो जाता है कि आपने इसमें इसको कैसे घटा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए x माइनस का 5 किया है, मतलब कि x माइनस का 5 है, यहाँ पर x है, x में माइनस का 5 करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, कहने मतलब कि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े में हमने छोटे को घटाया है, ये बड़ा था हमारा और ये हमारा छोटा है, तो बड़े को हमने छोटे में घटा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आया, ये आने के बाद यहाँ पर हमने y प्लस 2 हो गया, यहाँ पर x प्लस 3 हो गया, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर केवल x और y है। जब यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है, प्लस का मतलब इसमें और जुड़े हैं, मतलब कि इसकी अपेक्षा ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर इन दोनों की बात करें तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको मतलब इसमें से हमने इसको घटा दिया, क्योंकि बड़े में छोटा तो घटाएंगे, छोटे में बड़ा तो घटा नहीं सकते। अब इनकी बात करें तो ये हमारा बड़ा हो गया और ये हमारा छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने y में 2 जोड़ दिया और x में हमने 2 और जोड़ दिया, मतलब चौड़ाई और ज़्यादा हो गई, लंबाई भी ज़्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे, तो मतलब इसमें अब हम इसको घटाएंगे, इसमें अब हम इसको घटाएंगे। घटाने पर देखिए प्रश्नानुसार पहले इसको लिखो, इसको हमने लिखा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 और माइनस का एक्स वाई, हमने बड़े में छोटे को घटा दिया और बराबर में कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बराबर में हम लिख दिया 67, हमने लिख दिया एक्स वाई कट गया, ये आया 2x प्लस का 3y, ये जो 6 है इसको उधर ले जाएंगे तो 67 माइनस का 6 हो जाएगा। ये आएगा 2x प्लस का 3y, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 61 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब जब 2 समीकरण हमारी बन गई हैं तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है हमारी माइनस का
3x प्लस का 5y बराबर माइनस का 6, और ये है 2x प्लस का 3y बराबर में 61। अगर हमको यहाँ पर 6 काटना है, सॉरी 6 नहीं काटना है, x काटना है, मतलब x को हमको हटाना है, तो कैसे हटेगा? सबसे पहले इनके हम गुणांक बराबर करेंगे। तो इसमें हम गुणा करेंगे 2 का, इसमें गुणा करेंगे 3 का। पूरी समीकरण में गुणा करेंगे, ना कि केवल इनमें, ठीक है, पूरे में गुणा करेंगे। पूरे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 x प्लस का 5 दूनी 10 y बराबर माइनस का 12। ये हो गया। 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 दूनी 6x, 3 3 का 9y बराबर 3 कम 3 6 3 का 18। ये हो गया। और चिन्ह अपोजिट हैं तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो ये तो कट गया आराम से। ये हो जाएगा 19y बराबर 183 में माइनस करो 171 आ जाएगा। और 19 नहीं है 171, तो y बराबर आ गया 9। y बराबर कितना आ गया 9। अब y का मान रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। चलिए y का मान हमने रख दिया 2x प्लस का 3y बराबर 67 में, 67 नहीं 61 है, 61 में समीकरण नंबर 2 में हमने y बराबर 9 समीकरण नंबर 2 में रखा। आप लिख देना y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो 2x प्लस का 3 गुणे 9 बराबर का 61, 2x 9 29 27, 27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 61 माइनस का 27। और 2x बराबर इसको घटाने पर आएगा 34। x बराबर जाएगा 34 बटा में 2, तो x का मान आ जाएगा 17। तो x का मान आ गया हमारा 17 और y का मान आ गया हमारा 9। चलिए इधर y का भी लिख देते हैं, साफ साफ दिख नहीं रहा होगा उधर। y बराबर 9, x का मान 17, y का मान 9। बड़ी मुश्किल से शोर शराबा के साथ एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, प्लीज़ मेरा साथ दें, हेल्प करें। और मैं गांव से हूँ, इसलिए यहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है। क्या किया जाए, अपने घर में तो नहीं है, घर के अगल बगल जो जानवर वगैरह हैं तो शोर शराबा ज़्यादा होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।